नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी का 5वां सीरीज क्लोन। इससे पहले हमारे चैनल पर बायोटेक्नोलॉजी का 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, बायोटेक्नोलॉजी के ही अलग अलग टॉपिक पर। और आज 5वें भाग में हम पढ़ेंगे क्लोन के बारे में। तो क्लोन क्या है, क्लोन कैसे बनाया जाता है और क्लोन से हमें क्या लाभ है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लोन क्या है। तो आपने काफ़ी सारे लोगों ने सिनेमा में या कहीं और भी हम शक्ल को देखा होगा। तो हम शक्ल क्या होते हैं कि 2 व्यक्ति एक ही शक्ल के मिलते जुलते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि एक व्यक्ति का दूसरा हम शक्ल दुनिया के किसी दूसरे भाग में। कभी कभी क्या होता है कि जब कभी जुड़वा भाई आपस में, जुड़वा भाई भी 2 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से जो जुड़वा भाई बिल्कुल एक दूसरे के समरूप दिखते हैं तो उसे हम शक्ल कहते हैं। परंतु इसका सिर्फ शक्ल मिलता है और शक्ल में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। और यही कारण है कि भले हम पहचान नहीं पाएँ, लेकिन इनके माता पिता उन बच्चों को, जुड़वा बच्चों का, जो कि एक ही शक्ल के होते हैं, उनको अलग अलग पहचानते हैं। क्योंकि इनका शक्ल मिलने के बावजूद भी, हालांकि वो भी पूरा नहीं मिलता है। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि दुनिया की कोई भी 2 वस्तुएं आपस में एक समान नहीं हो सकती हैं। तो सिर्फ उसका शक्ल भी मिलता है, उसमें भी कुछ विभेद होता है। और उसके अंदर अगर हम गौर से देखेंगे तो उनके आदत, व्यवहार, क्षमता और कई तरह के जो उनकी प्रक्रिया है उसमें अंतर होता है। और इस कारण से वो हम शक्ल होते हुए भी दोनों एक दूसरे से अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे क्लोन विधि से बनाया गया हम शक्ल, जो ना सिर्फ शक्ल में एक समान होंगे बल्कि उनके आदत, व्यवहार, क्षमता, प्रक्रिया, सारा चीज़ एक ही जैसा होगा। और यह हम शक्ल यानी क्लोन बनाने की प्रक्रिया पर फिलहाल व्यापक स्तर पर नहीं किया जा रहा है, इसमें रोक है। इस इशू पर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं क्लोन को। तो क्लोन या क्लोनिंग 2 शब्द हम देखते हैं। तो क्लोन मतलब होता है हम शक्ल, यानी किसी व्यक्ति, किसी जीव जंतु या किसी पेड़ पौधे का जो बिल्कुल उसी के समरूप जो दूसरा जीव जंतु या पेड़ पौधे बनाया जाएगा तो उसको क्लोन कहेंगे। और क्लोनिंग जो होता है एक क्लोन बनाने की प्रक्रिया, यानी हम शक्ल को बनाने की प्रक्रिया। यहाँ पर क्लोन का एग्जैक्ट मीनिंग हम शक्ल नहीं होगा, परंतु हम शक्ल हिंदी में रखा गया है। क्लोन का मतलब होता है एक जीव से बिल्कुल पूरी तरह से मिलता जुलता दूसरा जीव, ठीक है, जिसको कि वैज्ञानिक विधि से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका हिस्ट्री पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम क्लोन जो बनाया पूरी दुनिया में वो इयान बिलमुट थे। इयान बिलमुट का फिगर देख लीजिए आप। ये इयान बिलमुट ने सबसे पहला क्लोन बनाया। इंग्लैंड निवासी थे 1797 ईस्वी में। और ये डॉली नामक भेड़ का इन्होंने क्लोन बनाया था। और क्लोन बनाने की इस प्रक्रिया से संपूर्ण दुनिया में तहलका मच गया और तमाम सारे सकारात्मक नकारात्मक बातें होने लगी। इसमें कई सारे जो इथिकल पहलू भी जुड़ गए, कई सारे सोच विचार होने लगे कि इस तरह से अगर क्लोन बना और अगर मानव का क्लोन बनने लगा तब फिर क्या होगा। तो इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इयान बिलमुट ने क्लोनिंग की प्रक्रिया को प्रयोगशाला में सिद्ध करके, बना करके, और एक तरह से जो ईश्वरीय कार्यों को इन्होंने चुनौती दिया, जो ईश्वरीय कार्यों में हस्तक्षेप किया, तो यह बिल्कुल क्रांतिकारी पहल था और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। तो ये इयान बिलमुट साहब हैं। 1997 में पहली बार इन्होंने डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाया था, जो कि जो इनके माता थी, जहाँ से लिया गया था इनको, तो बिल्कुल समरूप था, हर चीज़ में एक ही जैसा था। ये इयान बिलमुट साहब हैं। अगर भारत में क्लोनिंग की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जो क्लोनिंग हुआ है वो भैंस का क्लोनिंग हुआ है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो कि डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल का ही एक हिस्सा है, ऐसे ये ICMR के अंतर्गत आता है। तो करनाल से लगभग 100 किलोमीटर दूर हिसार में 2009 में सर्वप्रथम भैंस का क्लोनिंग बनाया गया था। और ये समरूपा नामक मादा भैंस से जो बच्चे ने, जिस बच्चे का जन्म हुआ था, ये सेरोगेट
सेरोगेसी के जरिए। सेरोगेट होता है कि वो एग और जो ओव्यूम होता है, ओव्यूम और स्पर्म जो होता है वो किसी दूसरे का होता है, और किसी दूसरे के गर्भाशय में जब उसको प्रतिरूपित किया जाता है तो उसको सेरोगेसी बोलते हैं। तो ये सेरोगेट के माध्यम से असमिया भैंस एक प्रकार की भैंस की किस्म है जो कि एक दिन में 35 केजी दूध देती है। तो उसी का जो क्लोन बना था तो उसका नाम रखा गया सच गौरव। तो भारत में सबसे पहला जो भैंस का क्लोन बना था, और दूसरा जो क्लोन बना वो गरिमा नामक भैंस का बना। तो इस तरह से पूरी देश दुनिया में जो क्लोन को लेकर कार्य हुए वो 2009 में भारत भी पहुंच गया, और इस दिशा में काफ़ी विकास हुआ। आगे हम चर्चा करेंगे कि क्लोनिंग क्या है, और क्लोनिंग की क्या परिभाषा होनी चाहिए, और क्लोनिंग किस सिद्धांत पर आधारित है। आखिर यह वैज्ञानिक उपलब्धि है तो विज्ञान के किस सिद्धांत पर यह आधारित है। तो आइए क्लोन की यदि परिभाषा देखें तो हिंदी में उसे इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अलैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा, यानी जनन प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक होता है और दूसरा अलैंगिक होता है। लैंगिक वो होता है जिसमें नर और मादा मिलते हैं, और अलैंगिक जो होता है तो उसमें केवल नर या केवल मादा, यानी क्लोन की प्रक्रिया में नर और मादा दोनों का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल मादा या केवल नर से ही काम चलाया जा सकता है। तो अलैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा वैसे पौधे एवं जंतु को प्राप्त करना जो गुणात्मक दृष्टिकोण से पैतृक कोशिका, जहां से इसका पैटर्नल सेल लिया गया है, या पैतृक जीन के बिल्कुल समान हो। यानी अलैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा वैसे जीव जंतु को प्राप्त करना जो अपने पैतृक कोशिका या पैतृक जीन के बिल्कुल समान हो, तो उसे हम क्लोन कहते हैं। अब सवाल उठता है, जो क्लोनिंग किया जाता है तो ये क्लोनिंग विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सिद्धांत यह उस सिद्धांत पर आधारित है जिसके अंतर्गत मनुष्य या जीव जंतु के किसी भी कोशिका में जिसमें कि रूपांतरण की क्षमता हो, जिसमें मॉडिफिकेशन की क्षमता हो, तो वैसे कोशिकाओं से हम क्लोन बना सकते हैं। अगर मानव शरीर में देखें तो कुछ कुछ चीज़ों को आप देख सकते हैं, जैसे कि मानव का त्वचा। तो त्वचा अगर छिल जा रहा है, कहीं पे एक खरोंच लग जा रहा है, तो रीजनरेशन की कैपेसिटी के द्वारा वो त्वचा अपने आप भर जाता है, मतलब स्किन जो है फिर से उसकी पूर्ति कर लेती है। उसी प्रकार का कुछ कैपेसिटी हमारे लीवर में भी पाया जाता है। लीवर भी अगर कट जाए तो वो अपना रीजनरेशन कर लेता है। हालांकि मनुष्यों में यह जो गुण है वो कम होता है। अगर छिपकली को देखें तो उसमें ज़्यादा होता है। उसका छिपकली का पूंछ अगर कट गया तो पुनः उसमें दूसरी पूंछ निकल आता है, मतलब वहाँ रीजनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, और भी कई ऐसे जीव जंतु हैं जिसमें कि रीजनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा है, मनुष्यों में कम है। परंतु मनुष्यों में भी कुछ ऐसे हैं जहाँ से कि रीजनरेट किया जा सकता है। तो उनमें से स्टेम सेल है। तो स्टेम सेल जो एक प्रकार का गुण है, और स्टेम सेल खास करके जो बोन मैरो है, तो बोन मैरो में यह व्यापक रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा जो यह गुण है वह पाया जाता है एम्ब्रियो सेल में, यानी एक सेल में। लेकिन एक सेल पर पूरी दुनिया में व्यापक प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि इससे भ्रूण का नाश होगा और जिससे कई सारे सामाजिक और मानवीय और आपके जो इथिकल वैल्यू है उस पर सवाल खड़े होंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि क्लोनिंग का जो आधार है वो क्या है, और किस प्रकार की सेल में, किस प्रकार की कोशिका में जो स्टेम सेल कैपेसिटी है, या रीजनरेशन कैपेसिटी है, या मॉडिफिकेशन की कैपेसिटी है, वो है। तो यहां पर हम बात करेंगे टोटिपोटेंसी की, यानी क्लोनिंग जो पूरी तरह निर्भर है वह टोटिपोटेंसी गुणों पर आधारित है। अब टोटिपोटेंसी किस प्रकार की क्वालिटी को कहते हैं? तो टोटिपोटेंसी एक वैसा क्वालिटी है किसी भी सेल या उत्तक में जहां कि उसके अंदर विभेदीकरण की क्षमता हो, यानी डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी हो, डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी हो, यानी उसमें मॉडिफिकेशन हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि
कोई भी सेल को ले लें, जैसे अगर त्वचा के सेल है तो वो विशेष प्रकार का सेल है, वो उसी प्रकार का सेल बना सकता है। हड्डी का सेल ले लें तो हड्डी का ही सेल बना सकता है। कोई ऐसा सेल के बारे में आप विचार कीजिए जो कि कोई दूसरा प्रकार का सेल हो, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी हो कि वो दूसरे प्रकार की सेल को बना सकता है। तो ऐसी कैपेसिटी सिर्फ जो है एक सेल में होता है, क्योंकि एक का जो सेल होता है, जो अंडाणु होता है, वह एक प्रकार का अलग क्वालिटी का सेल होता है, और उसी एग का जब निर्माण होता है तो उसी से हाथ निकलते हैं, पैर निकलते हैं, बाल निकलते हैं, हड्डी निकलते हैं, ब्लड निकलते हैं, शरीर का सारा अंग जो है वो एक सेल से ही निकलता है। तो इस प्रकार की जो कैपेसिटी वाला सेल है, तो उस प्रकार के सेल को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। यानी टोटिपोटेंसी सेल उस सेल को कहते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी हो, मॉडिफिकेशन की कैपेसिटी हो, यानी विभेदीकरण की क्षमता हो या रूपांतरण की क्षमता हो। और इसी क्षमता के कारण उस सेल को लेकर हम प्रायोगिक प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो सेल टोटिपोटेंसी गुण वाला सेल जो कि किसी भी चीज में रूपांतरित हो सकता है, कायांतरित हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो उससे हम संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि प्राकृतिक रूप से अंडाणु के सेल में होता है, एग सेल में होता है, भ्रूण में होता है। ठीक है। अब बात करेंगे कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में टोटिपोटेंसी के स्तर से क्या अंतर है। तो देखिए, पेड़ पौधों में पौधे के प्रत्येक भाग में यह गुण मौजूद होते हैं। यानी पौधा का कोई भाग आप ले लें तो उससे संपूर्ण पौधा की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ तो सामान्य विधि द्वारा और कुछ को विशेष विधि द्वारा। सामान्य विधि द्वारा क्या करते हैं, तो कई सारे जो डाइकोटिलीडन्स, जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, उनको हम सीधा काट के टहनी को काट के अगर जमीन में गाड़ दें तो उसी के अंदर से वो टहनी ही विकास करके उसमें जड़ हो जाता है, तना हो जाता है, पत्ती हो जाता है, फूल हो जाता है, फल हो जाता है। यानी एक टहनी जो पौधा का एक अंग था उसको हमने जमीन में गाड़ दिया तो पौधा के जो पांचों अंग हैं उसका निर्माण उसी से हो गया। तो यह टोटिपोटेंसी गुण पर आधारित है, यह सामान्य प्रक्रिया। और एक बीजपत्री पौधों को अगर देखें तो उसका कलम लगाना आसान नहीं है, क्योंकि पहला जो प्रक्रिया था वो कलम लगाने की प्रक्रिया थी। तो कलम लगाना आसान नहीं है, तो ऐसे पौधों को हम उत्तक संवर्धन के माध्यम से, टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम प्रयोगशाला में संपूर्ण पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। उसके किसी भाग को ले लें, फूल को ले लें, फल को ले लें, पत्ती को ले लें, जड़ को ले लें, तना को ले लें, परागकोश को ले लें, किसी को भी ले लें, तो उत्तक संवर्धन के माध्यम से उसे पूरा पेड़ पौधा हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर जीव जंतुओं में देखें तो यह टोटिपोटेंसी क्वालिटी व्यापक रूप से मौजूद नहीं होता है, सिर्फ कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में, यानी जंतु के कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में ही यह गुण होता है। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु में यही अंतर है कि पेड़ पौधे के प्रत्येक सेल में टोटिपोटेंसी कैपेसिटी होता है, और जीव जंतुओं के जो जंतुओं हैं, जो एनिमल सेल है, उसमें सभी जगह टोटिपोटेंसी कैपेसिटी नहीं होता है, किसी विशिष्ट सेल में होता है। और ये जो विशिष्ट सेल है, आगे हम चर्चा करेंगे, वो एम्ब्रियो सेल है, बोन मैरो है, उसके अलावा फिर गर्भनाल है। तो इन सबों में ये मॉडिफिकेशन, रूपांतरण की क्षमता है, जिसे कि टोटिपोटेंसी गुण कहा जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि यह जो सेल जो होता है, यह सेल दो प्रकार के होते हैं। इस लिहाज से देखें, टोटिपोटेंसी लिहाज से वो दो प्रकार के होते हैं। तो क्लोन की दृष्टिकोण से हम बात करें टोटिपोटेंसी गुणों पर आधारित, तो सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल किस प्रकार के सेल हैं, तो ये हमारे बॉडी के सेल हैं। इसे कायिक कोशिका भी कहा जाता है या फिर बॉडी सेल कहा जाता है। ये पूरे शरीर में होता है, इससे हमारा बॉडी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के सेल में टोटिपोटेंसी गुण नहीं होता है। यानी जर्म सेल को छोड़कर, जो आगे हम बात करेंगे, पूरे शरीर में टोटिपोटेंसी कैपेसिटी व्यापक स्तर पर नहीं होता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा होता है। वैज्ञानिक शोध जारी है कि उन सभी कोशिकाओं की पहचान किया जा रहा है जहां की टोटिपोटेंसी कैपेसिटी ज़्यादा हो। क्योंकि भ्रूण में जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में जो काफ़ी व्यापक स्तर पर यह टोटिपोटेंसी गुण है, लेकिन एम्ब्रियो पर व्यापक स्तर पर प्रतिबंध है।
पूरा विश्वव्यापी प्रतिबंध है। इस कारण से दूसरे किसी में खोज किया जा रहा है। इसी कारण से वैज्ञानिकों का अभी आप देखते होंगे कि स्टेम सेल बैंकिंग में क्या होता है कि माता पिता के जो गर्भनाल जिसको कि आमतौर पर फेंक दिया जाता है, तो उसको स्टेम सेल बैंकिंग वाले रखते हैं, और बाद में जब माता पिता नहीं रहेंगे इस दुनिया में, बच्चा जब 50 साल 60 साल का होगा, उसके अंदर किसी प्रकार का व्याधि उत्पन्न होगा, हृदय रोग से ग्रसित हो गया, मोतियाबिंद हो गया, कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो गया, या किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, तो वो जो स्टेम सेल बैंकिंग में गर्भनाल सुरक्षित है, उससे उस विशिष्ट प्रकार के अंग का निर्माण करके उस व्यक्ति के बॉडी में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इसके अलावा बोन मैरो भी लोग रखते हैं स्टेम सेल बैंकिंग में। तो ये स्टेम सेल बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो यहीं से है। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार के सेल में। तो हमारी बॉडी में 2 प्रकार के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल की बात कर लिया है। अब आइए जर्म सेल। तो जर्म सेल ये जनन कोशिका है। जनन कोशिका यानी एम्ब्रियो सेल, या फिर इसे एग सेल भी कहते हैं। यह जो है मादा के ओवरी में विकसित होता है एग, और एग में व्यापक स्तर पर टोटिपोटेंसी गुण है। यही एग सेल है जो कि एक किसी खास प्रकार का सेल है, और उसी से हजारों टाइप्स ऑफ सेल का निर्माण होता है। पूरे हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर का एक एक बॉडी, एक एक पार्ट, किसी भी जीव जंतु का अगर देखें या पेड़ पौधे के देखें, पेड़ पौधा में भी देखिए तो बीज में किसी खास प्रकार के जिसमें भ्रूण पोष रहता है, और उसी से इतने बड़े बड़े बरगद के छोटे से बीज से बड़ा बरगद का पौधा तैयार होता है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है वो मात्र एग के एक सेल से पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। हमारा आँख, नाक, कान, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हाथ पैर, हड्डी, बाल, सारा जो निर्माण हुआ उसी एक सेल से हुआ। यानी एक सेल में मॉडिफिकेशन की कैपेसिटी है, उसमें रूपांतरण की कैपेसिटी है, कयांतरण की कैपेसिटी है, विभेदीकरण की कैपेसिटी है। वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है, किसी एक सेल से अलग अलग सेल में विभक्त हो सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि टोटिपोटेंसी कैपेसिटी है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर ये जो एग सेल, तो एग सेल किसी मादा से जब लिया जाता है तो जो उसका बच्चा होता है बिल्कुल उसकी तरह नहीं होता है, वो अलग होता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। कारण क्या है? तो कारण को आप जान लीजिए कि जब भी ये जर्म सेल है, तो जर्म सेल एग सेल है, तो एग सेल में ये अंडाणु हो गया, और जब इसमें शुक्राणु यानी स्पर्म ये यहाँ पर आएगा, दोनों मिलेगा, जो संयुग्मन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एग सेल और स्पर्म दोनों मिलेगा। मिलने के बाद वो जाइगोट का निर्माण होता है, और उस जाइगोट के कारण फिर उसमें विभाजन होता है, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, भ्रूण का विकास होने लगता है। और इसके दौरान जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। 3 प्रकार के विभाजन है, कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। एक असूत्री होता है, दूसरा समसूत्री, और तीसरा अर्धसूत्री। तो असूत्री तो उधर होता है बैक्टीरिया वायरस में, समसूत्री होता है हमारे बॉडी सेल में, और अर्धसूत्री विभाजन जो कि जनन कोशिका में होता है। तो जनन कोशिका में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें एक फेज आता है क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि दोनों तरफ के क्रोमोजोम, यानी जो ये मेल से आया स्पर्म और ये फीमेल का ओव्यूम, माने अंडाणु और शुक्राणु, दोनों का जो क्रोमोजोम मिलता है, तो दोनों, जैसे मानव की अगर बात करें तो 46 क्रोमोजोम, तो 46 का दुगना हो जाएगा। उसी दुगना को आधा करने के लिए, अगर दुगना हो जाएगा तो फिर वो अलग ही प्रजाति हो जाएगा, मानव फिर रह नहीं जाएगा। तो दुगना को आधा करने के लिए यहाँ अर्धसूत्रण होता है क्रोमोजोम का। तो क्या होता है कि इधर से 23, यानी फीमेल से 23 और मेल से 23, और दोनों मिलकर फिर 46 बना रहता है। और इस दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता है, मान लिया जाए कि ये फीमेल क्रोमोजोम है और ये मेल क्रोमोजोम है, अलग कलर से दिखा देते हैं, ये मेल क्रोमोजोम है। तो दोनों जब मिलता है तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है, और इस ओवरलैपिंग के कारण जो जेनेटिक मटेरियल है इसका आदान प्रदान हो जाता है। और जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, जीनीय रूपांतरण हो जाता है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है। जो मादा का जीन है और जो नर का जीन है, यानी जो मैटरनल जीन है, जो पैटर्नल जीन है, दोनों मिलकर थोड़ा सा रूपांतरण कर देता है। और यही कारण है कि
एक ही प्रकार के दो जीवों में वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी जो बच्चा जो उत्पन्न होगा वो माता के जैसा होगा, पिता के जैसा भी होगा और दोनों से अलग भी होगा। यानी उसकी इस दुनिया में बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंटिटी होगा, अलग पहचान होगा। बिल्कुल माता की तरह नहीं होगा, बिल्कुल पिता की तरह नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा परंतु एक अलग पहचान होगा। और यही कारण है कि विभिन्नता उत्पन्न होता है। जो वेरिएशन हम देखते हैं तो यही अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर में जो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो जाता है, और यही कारण है कि हर जीव एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। अब बात कर रहे हैं हम हमशक्ल बनाने की, तो हमशक्ल में ये प्रक्रिया बहुत बड़ा बाधक है। यही प्रक्रिया के कारण कोई दो जीव आपस में समरूप नहीं हो पाते हैं, दो जीव आपस में माने एक जीव का दूसरा क्लोन नहीं हो पाता है। तो इस प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। ये क्रॉसिंग ओवर के समय में जो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है और जिसके कारण जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी जीन ये पुनर्संयोजन हो रहा है, तो इसको रोकना होगा। और इसको यदि रोक लिए तो फिर जो बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल जो है उसी तरह होगा जिसका बॉडी से सेल लिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं क्रियाविधि की, कि किस क्रियाविधि द्वारा ये जो हर्डल है जिसके कारण की वेरिएशन उत्पन्न होता है, इस वेरिएशन को रोक दिया जाएगा, जिसके कारण उसमें जो अगला पीढ़ी है उसमें वेरिएशन नहीं होगा और बिल्कुल माता या पिता के समान होगा। हाँ, तो अब बात करते हैं हम क्लोनिंग यानी क्लोन बनाने की क्रियाविधि। क्या है क्लोन बनाने की क्रियाविधि, उसको हम लोग जानते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि क्रॉसिंग ओवर के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय जो क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस समय मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड से जो दोनों का क्रोमोजोम आपस में मिलता है तो वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और यही कारण है कि समस्त जीवों में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? तो सबसे पहले देखिए, ये जो डॉली बना था प्रथम बार डॉली, तो उसी से हम समझाते हैं। जो डॉली 1997 में यान विल्मुट ने जो डॉली का क्लोन बनाया था, तो उस डॉली को हम लेते हैं। तो मादा भेड़ का एक सेल को यहाँ पर ले लिए, मादा भेड़ का ओवरी से हम अंडाणु को निकाल लिए। अब निकालने के बाद देखिए इसमें क्या है, तो ये सेल है, इस सेल में क्या क्या है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, और इस भाग को कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसके बीच में होता है केंद्रक। अब काम क्या है समझ लीजिए, एक कोशिका स्तर पर इसके क्या कार्य हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है, जो भ्रूण का साइटोप्लाज्म है, जो भ्रूण कोशिका का साइटोप्लाज्म है, यानी कोशिका द्रव्य है, तो इस कोशिका द्रव्य में ही रूपांतरण की क्षमता होता है। यानी डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी जो होता है, डिफरेंशिएशन की जो कैपेसिटी होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। यानी एक अगर आप मुर्गी का अंडा देखें तो अंडा का जो पीला भाग होता है तो पीला भाग उसका न्यूक्लियस है, और बाहर में जो सादा भाग है तो वो साइटोप्लाज्म है। तो उस साइटोप्लाज्म में ही रूपांतरण की कैपेसिटी होता है, उसी में कयांतरण की कैपेसिटी होता है, उसी में मॉडिफिकेशन की कैपेसिटी होता है, उसी में डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी होता है, जिसके कारण वो अंडा से मुर्गी के बच्चा का सारा अंग, उसका पंख, हड्डी, चोंच सारा, और अंदर में आंत वगैरह सारा निर्माण होता है। तो ये साइटोप्लाज्म में रूपांतरण की क्षमता होता है। और केंद्रक में क्या क्षमता होता है, तो केंद्रक में विभिन्नता की क्षमता होता है। केंद्रक में विभिन्नता की क्षमता, और इस विभिन्नता के कारण ही प्रत्येक जीव एक दूसरे से अलग दिखते हैं। लेकिन यह कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक कि इसमें से मेल का न्यूक्लियस इसके अंतर्गत नहीं आ जाए। ये तो मादा का न्यूक्लियस है, तो जब तक जो है नर का न्यूक्लियस इसके अंतर्गत नहीं आएगा, जब तब तक भ्रूण का विकास ही नहीं होगा। तो अब क्या है कि अगर ये अंडाणु है और यहां से हम ले लेते हैं नर भेड़ का, अगर हम शुक्राणु का सेल ले लिए तो शुक्राणु का सेल यहां आएगा, इनसे दोनों मिलेगा, और फिर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यहां जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो बच्चा जो उत्पन्न होगा न माता की तरह होगा न पिता की तरह होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया के लिए हम क्या करेंगे कि इसका केंद्रक को हम बाहर निकाल देंगे, इस केंद्रक को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये भ्रूण का केंद्रक है। ये फर्टिलाइजेशन जो करेगा तो दूसरे जो जनन कोशिका है उसी के साथ करेगा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए इसके केंद्रक को हम बाहर निकाल दिए।
केंद्रक को बाहर निकाल दिया और यहाँ से नर भेड़ का जनन कोशिका यानी जर्म सेल हम नहीं लिए, यहाँ पर उसका बॉडी सेल यानी सोमेटिक सेल को ले लिए, सोमेटिक सेल को ले लिए। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस बाहर निकाल देने के बाद ये न्यूक्लियस विहीन बिना केंद्रक वाला एक सेल हो गया, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, चूंकि न्यूक्लियस इसको जो है हम बाहर निकाल दिए, तो बिना केंद्रक वाला इसमें देखिए केंद्रक नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि इसका जो है नर भेड़ का जो सोमेटिक सेल है इसका न्यूक्लियस जो है हम इसमें डाल देंगे। नर भेड़ यानी मेल शीप है उसका न्यूक्लियस को हम मादा के जो ओवरी से लिया गया एग सेल है जिसका कि न्यूक्लियस निकाल दिया गया था, इसका न्यूक्लियस इसमें डाल देंगे। तो डालने के लिए एक विधि है, इस विधि को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस विधि। और इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा नर भेड़ का न्यूक्लियस जो है इसमें डाल दिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि दोनों कोशिकाओं का संयुग्मन कराया जाता है, और संयुग्मन कराए जाने के बाद उसका न्यूक्लियस आके इसमें चल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये न्यूक्लियस जो कि विभिन्नता के लिए जिम्मेवार था उसको निकाल के बाहर कर दिए और एक ऐसा न्यूक्लियस को यहाँ डाल दिए हैं जिसमें कि किसी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, एग सेल विथ सोमेटिक न्यूक्लियस। यह एक ऐसा सेल हो गया जो है तो एक सेल, है तो अंडाणु की कोशिका, मगर इसमें जो न्यूक्लियस है वो जर्म सेल का नहीं है बल्कि सोमेटिक सेल का है। तो चलिए सोमेटिक सेल का अब ये बन गया। अब यह एक प्रकार का भ्रूण हो गया। अब इस भ्रूण को हम मादा भेड़ के गर्भाशय में डाल देंगे। ठीक है, किस मादा भेड़ के, ये मादा भेड़ ये भी हो सकता है या दूसरे किसी मादा भेड़ में भी हम डाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम बिल्कुल सफलता दर अधिक करने के लिए इस मादा भेड़ के ही गर्भाशय में इसको प्रत्यारोपित करेंगे। ठीक है, तो प्रत्यारोपित कर दिए। अब भ्रूण का इसका विकास हुआ, जो टर्म है गर्भावस्था की जो पीरियड है, प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, उस पीरियड के बाद जो मेमना का जन्म होगा, यह मेमना इसमें क्या हुआ कि रूपांतरण तो हुआ, रूपांतरण तो हुआ, परंतु इसमें क्या हुआ कि किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं हुआ, यानी मॉडिफिकेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन वेरिएशन नहीं हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इसका सोमेटिक सेल का था। अब इससे जो मेमना का जन्म होगा तो मेमना किसके जैसा होगा, जिस नर भेड़ का सोमेटिक सेल लिया गया था बिल्कुल उसका हमशक्ल होगा, यानी एकदम हूबहू मिलेगा, यानी देखने के बाद अंतर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह जो मेमना का जन्म होगा यानी भ्रूण का जो जिस भ्रूण का विकास हुआ है वो किसके होगा, इसके जैसा नहीं होगा, मादा भेड़ के जैसा नहीं होगा, जिसके बॉडी से लिया गया सोमेटिक सेल उसके जैसा होगा, यानी जिसकी बॉडी से सोमेटिक सेल लिया गया क्लोन वैसा ही हमशक्ल दिखेगा। अब सवाल उठता है तो नर भेड़ की क्या जरूरत है, यहाँ मादा भेड़ भी रख सकते थे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नर भेड़ को काट दीजिए। अब इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा ये उत्पन्न हो गई कि प्रजनन की प्रक्रिया में अब नर की भूमिका समाप्त हो गई, यानी केवल मादा ही बच्चे को जन्म दे सकती है, अब बिल्कुल अपने जैसे बिना वेरिएशन के। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है या इसका नकारात्मक पहलू है कि बच्चे जन्म देने की प्रक्रिया में अब नर जो है यानी मेल का महत्व खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ किसी भी जिसका बॉडी से हम सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस लेंगे हमशक्ल उसी के जैसा होगा। अब आइए कुछ फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ये देखिए, ये ब्लैक शिप है और ये वाइट फेस शिप है। नर मादा से कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका ये डोनर है, इसका एग निकाले, इसका ओवरी से एग को निकाल लिए और इसका न्यूक्लियस को निकाल दिए। ठीक जो पीछे प्रक्रिया बताए हैं उसी को हम चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। तो इसका जो है न्यूक्लियस निकाल के बाहर कर दिए और एक जो है ये भेड़ जिसका कि सोमेटिक सेल हम लिए गए, इससे सेल लिए, कहीं से भी ले लिए, इसका तो जनन कोशिका से लिए यानी इसका ओवरी से लिए, इसका कहीं से भी ले लिए, शरीर के किसी भी कोशिका से। इन दोनों को फ्यूज सेल एंड इन्यूक्लिएटेड एग विथ इलेक्ट्रिसिटी,
मतलब बिना न्यूक्लियस वाला जो मादा सेल ये जो है ओवरी सेल से लिया गया उसको और ये दोनों को मिला दिया गया इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से मिलाए। अब यह एक ऐसा सेल बन गया है जिसमें साइटोप्लाज्म तो भ्रूण कोशिका का है परंतु न्यूक्लियस जो है वो सोमेटिक सेल का है। ठीक है, अब फिर इसका विकास हुआ और विकास होने के बाद इसको इम्प्लांट कर दिया गया मादा भेड़ में। किसी भी कोई भी मादा भेड़ हो सकता है परंतु बेहतर हो किसी में डाल दिया जाए, तो इसके गर्भाशय में इसको डाल दिया गया, इसका भ्रूण का विकास हुआ और इस तरह से जब गर्भावस्था के पीरियड पार करने के बाद ये जो मेमना का जन्म हुआ वो मेमना किस प्रकार होगा, तो इसके जैसा होगा, क्योंकि सोमेटिक सेल इसका लिया गया, इसके जैसा नहीं होगा। इसी को दूसरी चित्र से समझिए, ये आपका एक सेल लिया गया, मादा भेड़ है, सेल बॉडी न्यूक्लियस इसमें बाहर निकाल दिया गया। इधर से एक और भेड़ लिया गया, नर हो मादा हो कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मेमरी सेल को निकाला गया, इसका न्यूक्लियस को फिर इसमें डाल दिया गया और इस तरह से इसको फिर गर्भावस्था में इम्प्लांट कर दिया गया, मादा के गर्भावस्था में। और जो मेमना जो ऑफस्प्रिंग क्लोन है, जो मेमना जन्म लेगा, यह मेमला हमशक्ल होगा यानी क्लोन होगा, किसके जैसा, तो जिसका सोमेटिक सेल लिया गया है। ये चित्र के माध्यम से और इस प्रकार से जो ये हमशक्ल भेड़ उत्पन्न होंगे, बिल्कुल देख लीजिए एक ही जैसा दिखने में लग रहा है, कोई अंतर नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोन। मतलब कि ना सिर्फ देखने में एक समान है बल्कि आदत व्यवहार सभी प्रक्रिया जो है वो एक जैसा है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है। अब हम इसके महत्व पर बात करेंगे, इसके नकारात्मक पहलू पर बात करेंगे, इसके सकारात्मक पहलू पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम महत्व पर बात करते हैं। महत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्लोन के दो महत्व हैं, दो प्रकार के महत्व हैं। महत्व के दृष्टिकोण से क्लोन को दो भाग में हम बांटा जा सकता है, यानी क्लोनिंग को दो प्रकार हैं। तो पहला है थेरेपेटिक क्लोनिंग और दूसरा है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। यानी थेरेपेटिक क्लोनिंग का मतलब है चिकित्सीय क्लोनिंग और दूसरा है उत्पादक क्लोनिंग। तो चिकित्सीय क्लोनिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे अंगों का निर्माण किया जाता है और उससे बीमारियों का इलाज किया जाता है, और उत्पादक क्लोनिंग में संपूर्ण जीव का निर्माण किया जाता है। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से विशेष कोशिका, उत्तक या किसी भी अंग का निर्माण किया जाता है। परंतु मानव पर यह रोक है कि आप एम्ब्रियो सेल का किसी प्रकार का उस पर प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए वैज्ञानिकों का अब यह खोज करने पर ज़्यादा जोर है कि एक सेल के अलावे मानव के और अन्य किस सेल में टोटीपोटेंसी कैपेसिटी पाया जाता है, और इस टोटीपोटेंसी कैपेसिटी वाले सेल को ही स्टेम सेल कहते हैं। इस कड़ी में स्टेम सेल भी है, जिसको कि हम अगला वीडियो में बताएंगे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है। लेकिन यहाँ इतना समझ लीजिए कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है जिसमें कि टोटीपोटेंसी गुण होता है, और इस गुण के कारण उसका मॉडिफिकेशन या विभेदीकरण करके हम उसको दूसरी कोशिकाओं में बदल कर और अपने इच्छा अनुसार अंगों या संपूर्ण जीवों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें कई तरह के हैं, जैसे अंग का निर्माण करना है तो कॉर्निया का निर्माण कर सकते हैं, लीवर का निर्माण कर सकते हैं, गुर्दा का निर्माण कर सकते हैं, हृदय का निर्माण कर सकते हैं, पेंक्रियाज का निर्माण कर सकते हैं। पेंक्रियाज में भी बीटा सेल का, हम जानते हैं पेंक्रियाज क्या है, तो पेंक्रियाज से एक जो हार्मोन निकलता है उसे कहा जाता है इंसुलिन। तो इंसुलिन भी पेंक्रियाज से नहीं बल्कि पेंक्रियाज में भी कुछ छोटे छोटे ग्लैंड की दीपिकाएं होती है, जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। उस लैंगरहैंस के बीटा सेल से, तीन प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, और यह इंसुलिन क्या है कि हमारे बॉडी के शुगर को कंट्रोल करता है। तो वो बीटा सेल नष्ट हो जाने के कारण इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण एक बीमारी होती है डायबिटीज। तो इस डायबिटीज को समाप्त करने के लिए ये पेंक्रियाज में बीटा सेल का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य और कई सारे अंगों का भी निर्माण हम क्लोन से कर सकते हैं। तो ये थेरेपेटिक क्लोनिंग है, जिससे कि अंगों का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करेंगे उत्पादक क्लोनिंग की। तो उत्पादक क्लोनिंग में देखिए तो संपूर्ण जीव का निर्माण इसमें किया जाता है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के अंतर्गत
किसी एक अंग का नहीं बल्कि संपूर्ण जीव का इसमें निर्माण किया जाता है। क्या क्या हो सकता है? मानव का भी क्लोन बनाया जा सकता है, ठीक है। भेड़, भैंस, खरगोश, गिलहरी, किसी भी जीव जंतु का क्लोन बनाया जा सकता है। पेड़ पौधों का भी क्लोन बनाया जा सकता है। परंतु मानव क्लोन पर विश्वव्यापी प्रतिबंध है। क्यों प्रतिबंध है? इसके हम नकारात्मक पहलू में चर्चा करेंगे कि क्यों मानव का क्लोन नहीं बनाया जा सकता है। अगर बनाएंगे तो किस प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक जो दुष्परिणाम सामने आएंगे, इस कारण से मानव का क्लोन बनाने पर प्रतिबंध है। और जो कोई ऐसा प्रयास करेगा उसे 20 वर्षों की कड़ी जो है कारावास की सजा दी जाएगी। तो मानव पर तो क्लोन नहीं बनाया सकता है, परंतु जीव जंतु पर यह प्रयोग जारी है। यही कारण है कि भारत ने भी कई जीव जंतुओं को पशुपालन या उन्नत किस्म के जो पशु उत्पाद हैं, दूध या ऊन प्राप्त करने वाले जीव जंतुओं का क्लोन बनाया है। तो आइए अब हम बात करते हैं क्लोनिंग के सकारात्मक पहलू के। क्लोनिंग के सकारात्मक पहलू, तो सकारात्मक पहलू के अंतर्गत क्या है? तो मानव अंगों का निर्माण किया जा सकता है। इससे क्या है कि मानव की कई बीमारियां, कई जो है डीजनरेटेड डिजीज, जिसको कि ह्रासित रोग कहते हैं, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। इनमें से कैंसर है, हृदय रोग है, मधुमेह है, गंजापन है, अंधापन है, चर्म रोग है और कई प्रकार की आनुवांशिक विकृतियां जैसे कि हीमोफीलिया है, पार्किंसंस है, अल्जाइमर है। ये सब जो आनुवांशिक बीमारी है, इसका भी हम चिकित्सा के जरिए, इस क्लोनिंग के जरिए हम विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करके इन सब बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो ये हुआ विलुप्त प्रजाति। कई सारे प्रजाति जो विलुप्त हो गए हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी का जो विनाश हुआ है, तो उस बायोडाइवर्सिटी में विलुप्त हुए जीव जैसे कि डायनासोर है, मेमथ है, लाल पांडा है, कई सारे जो विलुप्त हो गए या विलुप्ति के कगार पर हैं, तो उन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है क्लोनिंग के माध्यम से। इसके अलावा निसंतान महिला को लाभ, अगर निसंतान महिला है तो उसको क्लोनिंग के जरिए उसके बॉडी सेल से न्यूक्लियस लेकर, ठीक है, और उसको कृत्रिम विधि से जो IVF है, IVF तकनीक से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। आगे है कई प्रकार का अंग का निर्माण करके और उसको अंग बैंक यानी ऑर्गन बैंक में रखा जा सकता है। जिस तरह से ब्लड बैंक होता है, ब्लड भी एक प्रकार का अंग है, मनुष्य का ब्लड को कलेक्ट करके। तो यहाँ कृत्रिम विधि से, यानी जो टोटिपोटेंसी वाले सेल हैं, उससे विभिन्न प्रकार के जैसे हृदय है, गुर्दा है, ठीक है, आँख है, कॉर्निया है, इन सब का विकास करके और बैंक में रखा जा सकता है। और किसी भी व्यक्ति जिसमें यह अंग का विनाश हो गया है या दुर्घटना वगैरह के कारण लॉस हुआ है, सैनिक वगैरह का, तो उसमें पुनः इन सब अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। उसके बाद अगर कोई विकलांग है, तो विकलांग भी एक डिजनरेटेड डिजीज है, उसमें भी कोई अंग नहीं काम करता है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, तो उसमें जो है ये काफ़ी वरदान सिद्ध होगा। क्लोन के माध्यम से कृत्रिम अंगों का निर्माण करके उसके बॉडी में इम्प्लांट किए जा सकेंगे। इसके अलावा बढ़ती उम्र की प्रक्रिया पर रोक। उम्र बढ़ता क्यों है? क्योंकि हमारी जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, ठीक है, और इस कारण से हमारा उम्र जो है बढ़ने लगता है। हमारे चेहरे के साथ साथ हर व्यवहार में बढ़ती हुई उम्र की झलक दिखने लगती है। तो यहाँ क्लोन के माध्यम से पुनः कोशिका को तरोताज़ा करके और बढ़ती उम्र पर रोक लगाया जा सकता है और वृद्धा अवस्था से, ये जो वृद्धा अवस्था है, वृद्धा अवस्था से पुनः जो है युवा अवस्था में वापस लौटा जा सकता है, पुनः जो है यौवना अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा देखें कि जो अच्छे गुण वाले जीन हैं, हमारे शरीर में कुछ बुरे गुण वाले भी जीन होते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होती है या कई प्रकार की विकलांगता होती है या फिर कई प्रकार से हमें अक्षम बनाती है। तो अच्छे गुणों का विकास करके मानव को सक्षम, रोग मुक्त, विकलांग मुक्त और जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत इम्यून सिस्टम वाले, जैसे आज कोरोना महामारी में ये काफ़ी वरदान साबित हो सकता है कि अगर जो है इस क्लोन के माध्यम से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत कर दिया जाए तो फिर हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थे सकारात्मक पहलू। अब हम बात करते हैं नकारात्मक पहलू। क्लोनिंग के जो नकारात्मक पहलू हैं उस पर पूरा विश्व के जो समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्ति हैं, कई सारे NGO हैं, कई धार्मिक संगठनों ने कठोर प्रतिक्रिया दिया है।
और उसके विरुद्ध में आंदोलन पर उतारू हो गए। तो क्या क्या नकारात्मक पहलू हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्लोनिंग की प्रक्रिया में यह माना जाता है कि जीवों को जन्म देने की जो ईश्वरीय प्रक्रिया है, यानी यह एक ईश्वरीय कार्य माना जाता है, मतलब गॉड गिफ्टेड है ये, तो उसमें जो है मानवीय हस्तक्षेप हो जाएगा, जो कि धार्मिक संस्थाओं को कतई मंजूर नहीं है। यानी इस तरह से जो अब तक यह माना जाता था कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो है यह काम करते हैं, जो सृष्टि का सृजन करते हैं, तो उसमें मानवीय हस्तक्षेप हो जाएगा, और जब मानव यह करने लगेगा तो लोगों को भगवान पर से भरोसा हट जाएगा। तो इस कारण से यह ईश्वरीय कार्यों में हस्तक्षेप है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि क्लोन के माध्यम से दो प्रकार के मानव होंगे। क्लोन के माध्यम से ऐसे ऐसे गुणों वाले जीव आएंगे जिससे कि एक तरफ मैन होगा और दूसरे तरफ सुपरमैन होगा। एक ऐसा जीन डाल दिया जाएगा जिससे वो लड़ाकू प्रवृत्ति का हो, बलवान हो, पहलवान हो, वो कुशाग्र बुद्धि का हो, सारे गुण संपन्न होंगे। तो इस तरह से इस दुनिया में दो तरह के लोग होंगे, एक सर्वगुण संपन्न सुपरमैन और दूसरा जो है साधारण इस पृथ्वी पर रहने वाले मैन। और इस तरह से क्या होगा, दोनों के बीच आपस में लड़ाई होगा, और ये लड़ाई कहीं हमें पाषाण काल के उस युग में ले जाएंगे जब अच्छे किस्म के मानव और थोड़ा सा खराब किस्म के मानव के बीच लड़ाई की बात भी सामने आती है। तो पूरा मैन जो है इस दुनिया में समाप्त हो जाएगा और ये सुपरमैन का राज हो जाएगा, और इस तरह से इस सृष्टि पर पूरी तरह से खतरा हो जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं एक रूपता की। यदि क्लोन के माध्यम से एक ही तरह के लोग बनने लगेंगे तो कई तरह की सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी और पूरी दुनिया में एक रूपता हो जाएगी। जो दुनिया की विविधता है, जो वेरिएशन है, जो रंग बिरंगा हम संसार देखते हैं और उसमें जो आनंद है, वो क्या होगा, वो मोनोटोनस हो जाएगा और जीवन जो है काफ़ी नीरस हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से उपनिवेशवाद का नया दौर आएगा। जो देश सक्षम है, जिनके पास पैसा है, वो क्लोन के माध्यम से अच्छे अच्छे लोगों का विकास करेंगे, उसे सेना में भर्ती करेंगे, उसे अपने शासन प्रशासन में लगाएंगे, और जो गरीब देश हैं उस पर वो हमला करेंगे और उस पर राज स्थापित कर लेंगे। उसके बाद फिर महान विभूतियों का क्लोन यदि बनने लगेगा। अब ये जूम कीजिए कि मान लिया जाए कि सचिन तेंदुलकर का क्लोन बन जाए और एक दूसरा सचिन तेंदुलकर आ जाए, लता मंगेशकर का क्लोन बन जाए और एक दूसरा लता मंगेशकर भी आ जाए, आइंस्टीन का क्लोन बन जाए, महात्मा गांधी का क्लोन बन जाए, डॉक्टर अंबेडकर का क्लोन बन जाए, लेनिन का क्लोन बन जाए, और ऐसे लोग फिर से धरती पर आ जाए, तो किस तरह से सामाजिक संरचना गड़बड़ाएगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मानव के क्लोन बनाने पर विश्वव्यापी प्रतिबंध है। दूसरा देखिए, यह भी डर है कि कई लोग खलनायकों और शैतानों का भी क्लोन बनाने लगेगा। जब क्लोन बनना प्रारंभ हो जाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब हिटलर का क्लोन बनने लगेगा, ओसामा बिन लादेन का क्लोन बनने लगेगा, और कई तरह से जिन्हें कि हम खलनायक के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उनका जब क्लोन बनने लगेगा तो फिर इस दुनिया में तबाही आ जाएगा। यह भी डर है कि कई सारे ठेकेदार सुंदर युवतियों के क्लोन बनाएंगे, सुंदर युवतियां जो हॉलीवुड बॉलीवुड की हीरोइन है उनके क्लोन बनाएंगे, और उससे फिर उन्हें वो एक वेश्यावृत्ति का एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे, जिससे इस दुनिया में घोर सामाजिक संकट उत्पन्न होगा। तो यह नकारात्मक पहलू है। इसके अलावा क्लोनिंग द्वारा जो उत्पन्न जीव हैं वो उसमें विकलांगता की बहुत बड़ा रेशियो है, क्योंकि डॉली, जिस डॉली को यान बिलमुट ने बनाया था, वो डॉली जो है 6 महीना बाद ही मर गई। तो वास्तव में क्या था, तो आनुवांशिक रूप से देखा जाए तो डॉली में कई प्रकार के विकार थे, क्योंकि जिस डॉली ने अपनी माँ से जन्म लिया था, जहाँ से उसका सोमेटिक सेल लिया गया था, माँ नहीं कहेंगे, सोमेटिक सेल, तो सोमेटिक सेल जहाँ से लिया गया था, तो सोमेटिक सेल के जो उम्र है, जो डोनर सोमेटिक सेल है, उसके उम्र को भी इन्होंने काउंट कर लिया था, और इस तरह से 6 महीना की डॉली और इसकी 1 साल की माँ का भी उम्र काउंट हो गया, और ये 6 महीना में ही इसकी उम्र हो गई 1.5 वर्ष, जिसके कारण ये 6 महीना में ही डॉली की मृत्यु हो गई। तो विकलांगता। और दूसरी बात है कि इसमें बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, कई साधना की आवश्यकता है। इसमें सफलता दर की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि डॉली का जो खोज हुआ था, यान बिलमुट ने जो डॉली का खोज किया,
तो उसका 275 बार प्रयोग किया गया और 275वां बार में इनको सफलता मिला था। यानी इसका जो रेशियो है वो बहुत कम है, 1000 में 1 है। तो ये है, तो इतना सक्सेसफुल भी नहीं है। तो ये थे क्लोन पर संपूर्ण रूप से हम सारी जानकारी, उसकी क्रियाविधि देने का प्रयास किए हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और इसके साथ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।